हाय गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में एक नया चैप्टर, थर्ड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है एटम। और फाइनली गाइस हम एंडिंग पे पहुंच गए हैं, है ना। मुझे लगा नहीं था कि मतलब ऐसे कि कहाँ अप्रैल में हमने शुरू किया था, अप्रैल मई में, है ना, मई में, अप्रैल लास्ट में। और मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसे पहुंच जाएंगे, पर फाइनली, है ना, दिसंबर आ गया है। हमारे 2 चैप्टर फिजिक्स में रह रहे हैं और सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ है। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा था कि जनवरी, जहाँ मैं आइडिया लेके चल रहा था, जनवरी 26 27 में आइडिया लेके चल रहा था सिलेबस का, तो वहीं जा रहा है, वहीं दिख रहा है मुझे, वहीं पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। हमने, मेरे को लगा नहीं था वैसे कि मैं कंटिन्यू रख भी पाऊंगा, है ना। कभी मतलब काफी दिन ऐसे बीच बीच में छुट्टी हो जाती थी, है ना। तो लेकिन नहीं, हो गया, है ना। कितना अच्छा रहा। ठीक है, हम चैप्टर के थर्ड लास्ट चैप्टर पे हैं फाइनली। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है एटम। चैप्टर का नाम है एटम। भाई टीवी बड़ा ही बना देता हूं भाई। ठीक है भाई। क्या होता है एटम? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। एटम के बारे में ना हम सभी ने बचपन से पढ़ा हुआ है। एक एटम क्या होता है? जो अनडिविजिबल हो, है ना, जिसको और ज्यादा छोटे टुकड़े ना हो सके, उसे हम एटम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहली बार एटम के बारे में हमें कहाँ पढ़ने को मिला? सबसे पहली बार हमें एटम के बारे में, अगर मैं अपना बोलूं तो मुझे एटम के बारे में सबसे पहली बार 9वीं क्लास में पढ़ने को मिला, जब एक मास्टर ने 9वीं क्लास की किताब में खोल के बताया कि भाई 9वीं क्लास की किताब में गोल्ड का बिस्किट सा रखा हुआ था, और उसे कहते हैं कि इस गोल्ड के बिस्किट के और टुकड़े करूं, 2 टुकड़े कर दूंगा मैं, तो 2 टुकड़े हो गए। फिर और छोटे टुकड़े, और छोटे टुकड़े, और छोटे टुकड़े करते जाए, करते जाए, करते जाए। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि हमें दिखना बंद हो जाएगा गोल्ड हमें दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोप लगा के भी उसके छोटे टुकड़े करे जाएं तो एक ऐसा छोटा टुकड़ा आ जाएगा जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम एटम कहते हैं। पहली बार हमें डेफिनेशन 9th क्लास में यही पढ़ने को मिली थी एटम की, कि एटम क्या होता है? अनब्रेकेबल होता है, अनडिविजिबल होता है, बराबर है। यस, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें थोड़ा और पता लगा कि एटम के बारे में क्या है। 9th क्लास के अंदर ही सबसे पहले डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, है ना, कि एटम होता है, कुछ ऐसा होता है ना। उसके बाद थॉमसन आए थे, याद करो, जे थॉमसन आए थे। जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वाटरमेलन वाला एक्सप्लेन किया था, वाटरमेलन को लेके, है ना, एक तरबूज की तरह एक एटम है। उसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से हमें बताया कि एटम कैसा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। पहली बार हमें रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना। उसके बाद उसने बताया इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर कुछ कमियां रह गई थी, बोर आए, नील्स बोर आए, फिर हमने बोर के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमें यही दोबारा पढ़ना है, लेकिन बहुत ब्रीफली पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? हमें सारे एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने, मेन हमें सबसे पहले आज हम जे थॉमसन पढ़ेंगे, रदरफोर्ड आधा हम खत्म करेंगे, रदरफोर्ड के बारे में थोड़ी चीजें हैं वो कल पढ़ेंगे, बराबर है, हाँ, है ना। और अगली क्लास में बोर को स्टार्ट करेंगे। तो मोस्टली मेनली हमें सबसे पहले अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के नोट्स लगभग मैं ग्रुप में सेंड करता रहूंगा, है ना। आज तो जो मैं, देखो बहुत सारी थ्योरी है इस चैप्टर में, है ना, बहुत सारी थ्योरी है, वो आपको खुद लिखनी है, बराबर है। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरी आपको खुद लिखनी है, क्योंकि थ्योरी अगर मैं बोर्ड पे लिखने लगा तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, एटम, ठीक है। तो एटम के बारे में भैया सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम क्या है? सबको पता है एटम क्या है? अनडिविजिबल, जिसके और टुकड़े ना हो सके, है ना, जिसके और टुकड़े, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल बोल लो, अनडिविजिबल बोल लो, ये क्या है? एटम है, बराबर है ना, ठीक है। और एटम के अंदर सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करने आए वो आए जे थॉमसन। ये तीनों पता है, बड़ा कितना कितना खूबसूरत है साला यार। ये तीनों पता है एक दूसरे के स्टूडेंट्स थे। जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे कौन? बोर, नील्स बोर। और तीनों ने एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से बेहतर मॉडल एक्सप्लेन किया। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्या कहता है भाई जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल? जे थॉमसन का कहना है कि जो एटम है ना, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ध्यान सुनते रहना, ठीक है ना। जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है ना, एक, मैंने कहा समझाओ। अब भैया पता है क्या है, प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले हमारे पास हो चुकी थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी कि एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। एटम के अंदर दो चीजें हमें पता लग गई थी, एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमें पता लग गया था एटम के अंदर, ठीक है। और हमें ये भी पता लग गया था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे, मतलब मतलब जो एटम है ना, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। अगर उसमें मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें 10 नेगेटिव चार्ज भी है। टोटल चार्ज जो है उसका बैलेंस है। ये भी हमें पता लग गया था, क्योंकि हम लोग भी तो एटम से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम लोग एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होता, अब बायोलॉजी वाले ये मत कहना कि हम तो सेल से मिलकर बने हुए हैं, सेल भी एटम से ही बना हुआ है, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तो जो एटम है, अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होता, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज ना होता, तो मान लो यहाँ पे, अब मान लेते हैं कि मैं एक एटम हूं और मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। अगर मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता तो मान लो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता, अगर इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाता। मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हूं तभी तो मैं किसी चार्ज वाली बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं या रिपेल नहीं हो रहा हूं, वरना सोचो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो मैं रिपेल हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब पॉजिटिव होता मैं रिपेल हो जाता, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और थॉमसन ने हमें ये बोला कि जो एटम है, इन्होंने वाटरमेलन का मॉडल, वाटरमेलन से एक्सप्लेन किया, जिसे हम प्लम पुडिंग भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मैंने कभी देखा नहीं है कैसा होता है ना, मैं वाटरमेलन समझा रहा हूं। इन्होंने कहा एक वाटरमेलन की तरह है एटम का स्ट्रक्चर, एक वाटरमेलन। एक वाटरमेलन की तरह इसका एटम का स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन है, ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन है, रेड पोर्शन, ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये है पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर जो सीड एम्बेडेड हो रखे हैं, सीड जो इसके अंदर धस रखे हैं, इसके अंदर जो सीड धस रखे हैं, ये जो बीज है वाटरमेलन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन की तरह है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो भैया उनने बोला ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, सीड, बराबर है, हाँ है ना। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था, बड़ा सिंपल मॉडल था भैया, कि एटम कुछ ऐसा है वाटरमेलन की तरह, और जो पूरा उसका रेड वाला पोर्शन है, वाटरमेलन तरबूज का रेड वाला पोर्शन है, वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है। और जो हमारे पास क्या है? सीड है, जो हमारे पास सीड है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़े। लेकिन आगे चल के जे थॉमसन का जो मॉडल था, हालांकि थॉमसन बड़े साइंटिस्ट थे, तो काफी बड़े साइंटिस्ट थे भैया, है ना, तो उनकी बात को ऐसे नकारा भी नहीं जा सकता जब तक कोई प्रूफ करके ना दिखाए। आगे चल के रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने एटम का एक बेहतर स्ट्रक्चर बताया, एटम के बारे में कुछ और बेहतर बताया। अब रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो और बेहतर बताया, उसमें कुछ ड्रॉबैक आए। मतलब क्या क्या ड्रॉबैक थे? रदरफोर्ड ने ना आगे एक एक्सपेरिमेंट किया। जो ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक आपको सबके याद होने चाहिए, जे थॉमसन के, रदरफोर्ड के और बोर के, तीनों के ड्रॉबैक याद होने चाहिए, ठीक है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन। तो जे थॉमसन के जो ड्रॉबैक थे, उसमें पहला ड्रॉबैक एक ये भी था कि थॉमसन जो थे ना, वो स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। भैया स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है? स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है? ये तो आपको बोर समझाएगा, ये तो आपको रदरफोर्ड ने भी नहीं समझाया था, बोर समझाया। बचपन याद है 11वीं क्लास में पढ़ा था, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर, पीफन, ब्रैकेट, हम्फ्रे। तो ये जो सीरीज थी, स्पेक्ट्रल सीरीज थी, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? थॉमसन का मॉडल बड़ा सिंपल मॉडल था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी चीज, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ना स्कैटरिंग एंगल्स आ रहे थे, मतलब भैया कैसे एंगल आ रहे थे वो तो तुम्हें मॉडल के बाद ही पता लगेगा यार कि क्या एंगल आ रहे थे। तो अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं कि दो ड्रॉबैक थे थॉमसन के। पहला ड्रॉबैक क्या था कि स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पहला ड्रॉबैक था स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और सेकंड, जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एंगल्स बताए थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एंगल,
एंगल्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये दो ड्रॉबैक थे। फिर रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एंगल क्या था वो तो मैं बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है ना? तो पहले क्या है, मैंने बताया ये चीजें बताई, आराम से क्या करो इसको एक बार देख लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ रदरफोर्ड के बारे में, फटाफट नोट कर लो भाई। नोट करने लायक तो खैर इसमें कुछ है नहीं। बढ़े बेटा आगे। यस यस यस, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला मॉडल है वो है किसका? रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो किया था ना अपने मॉडल में, रदरफोर्ड ने क्या किया था अपने मॉडल में? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? देखो भाई ऐसा है बेटा, देखो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो आपको पता लगेगा कि रदरफोर्ड भी बहुत बढ़िया आदमी था यार, ऐसे सोच पाना भी कितनी बड़ी बात है। बहुत ध्यान से सुनना है ना। अब आराम से, हमारा एक ही काम है, इसका एक्सपेरिमेंट को समझना है ना, बराबर है? ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक लेड का एक बॉक्स सा बनाया, ऐसे लेड लेड लेड। बहुत ध्यान से। अच्छा, लेड ही क्यों लिया? इसके पीछे भी एक कहानी है बेटा। लेड ही क्यों लिया? इसके पीछे भी क्या है, कहानी है। हमने एक लेड का ऐसे बॉक्स सा लिया। अब ये जो इसके अंदर एक लेडर, इसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है बताता हूं। ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये लेड की कोटिंग है इसमें, लेड का बॉक्स है ये। और ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा ऐसे पार्टिकल निकालते हैं। भैया ये अल्फा बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ये बेटा मैं आपको अगले चैप्टर, न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। ये न्यूक्लियस के अंदर आएगा, न्यूक्लियाई के अंदर आएगा। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके। आप अगर न्यूक्लियाई चैप्टर देखोगे, रेडियो एक्टिव डीके नाम से पूरा प्रॉपर चैप्टर है, बराबर है? तो ये क्या करता है? अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, इसमें मैं ज्यादा डीप अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है, तो टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। ये क्या करता है? अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ठीक है? अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ठीक है। ये लेड है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीके रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब यार यहां से जो रेडियो एक्टिव डीके है, ये तो चारों तरफ वो निकालेगा, अल्फा पार्टिकल निकालेगा, चारों तरफ अल्फा पार्टिकल निकालेगा। अब ये लेड ही क्यों लिया है? लेड को लेने का भी एक वजह है। लेड क्या करता है? वजह लेड क्या करता है? लेड जो है ना, रेडियो एक्टिव जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ना? लेड क्या करता है? ये लेड करता क्या है? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लेड क्या करेगा? एब्जॉर्ब्स अल्फा पार्टिकल। इसीलिए लेड को लिया है, क्योंकि ये क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यार जो अल्फा पार्टिकल इधर उधर को निकलेंगे, उनको तो ये लेड का ब्लॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, लेड ब्लॉक, उनको तो ये लेड क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अब जो सामने जा रहे हैं उनको तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो एक और हम लेड की शीट लगा देते हैं यहां पे। एक और हमने क्या कर दिया? लेड की शीट लगा दी यहां पे। एक और हमने क्या किया? लेड की शीट लगा दी है यहां पे, और ये जिसके अंदर हमने एक बारीक सा होल किया। अब ये क्या है? ये भी लेड की ही शीट है, इसे कहते हैं कॉलीमेटर। क्या बोलते हैं? कॉलीमेटर। कॉलीमेटर ये भी किसका होता है? बना हुआ लेड का ही होता है। ये भी किसका बना हुआ होता है? लेड का बना होता है, बराबर है? आपके सामने एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ सेम है एनसीईआरटी, और मैं सेम में डायग्राम वायग्राम सब कुछ सेम है ना? एनसीईआरटी ही बताता हूँ यार। देखो तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे क्या है? ये अब जो लेड के पार्टिकल तिरछे मिर्चे जा रहे होंगे, जो ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, ये कॉलीमेटर उनको, ये लेड की जो शीट है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और एक बारीक सा होल हमने किया बीच में, बारीक सा होल हमने क्या किया? बीच में। अब यहां से क्या होगा? अल्फा पार्टिकल निकलेंगे।
क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल। ठीक है भैया, अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे। और इसके आगे हमने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल रखी। भैया गोल्ड ही क्यों? एक सवाल दिमाग में आता है जो बचपन में मेरे भी आता था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड ही क्यों रखा भाई? सिल्वर रख देता, कॉपर रख देता, जिंक रख देता भाई, हाँ या ना, लेडी रख देता दोबारा, गोल्ड ही क्यों रखा? अब ध्यान से मेरी बात को सुना, गोल्ड का भी रीजन है। तो यहां पे गोल्ड की फॉइल रखी है। अब ध्यान से बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या है? गोल्ड की फॉइल है। ये गोल्ड की क्या है? फॉइल है। ये गोल्ड की क्या है? फॉइल है। ये गोल्ड की क्या है? फॉइल है। ठीक है, ये गोल्ड की फॉइल है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये रेडियो एक्टिविटी के, ये हमारे कॉलीमेटर हो गया, ठीक है, ये गोल्ड की फॉइल हो गई। ये गोल्ड की फॉइल इतनी पतली कर दी गई है, इतनी पतली कर दी गई है, इतनी पतली कर दी गई है। जैसे देखो, मान लो क्या है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो एक बुक पड़ी हुई है। अभी मान लो क्या है ना, ये एक बुक पड़ी हुई है। अब इस बुक में क्या है? इस बुक में क्या है? अभी ये मान लो गोल्ड का एक बिस्किट्स है, एक गोल्ड का बिस्किट्स है, एक गोल्ड का क्या है? बिस्किट्स है। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको पतला करता गया, पतला करता गया, पतला करता गया, है ना, ऐसे मान लो मैं ऐसे पतला करता गया, 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 एक सिर्फ ये बच गया, एक सिर्फ ये बच गया। अब ये जो गोल्ड की शीट बची है, ये बहुत पतली है। क्या है? बहुत पतली है। इतनी पतली है कि जब ये ऐसी थी तो यहां तो बहुत, ये बहुत मोटी सी थिक थी, इतना पतला कर दिया हमने इसको, इतना पतला कर दिया कि मात्र एक एटम रह गया। मात्र एक क्या रह गया? एक एक एटम की लेयर रह गई, एक एक एटम, एक एक एटम, एक एक एटम, एक एक एटम। समझ में आ रही है बात? मतलब हमने इतना पतला कर दिया गोल्ड की लेयर को, इतना पतला कर दिया कि यहां पे मात्र एक एटम की लेयर रह गई, एक एक एटम की, कि एक एक सिंगल 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 एटम हो गया बराबर, इतना पतला कर दिया। तो इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 की पावर -8 मीटर करीबन होती है। 10 की पावर -8 मीटर, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बराबर है ना? 10 की पावर -8 मीटर, बराबर है, हाँ है ना? यस, ठीक हाँ है ना? ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगला हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कवरिंग सी कर दिया। हालांकि ये कवरिंग हम पूरे की करते हैं, पर यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं पूरे की बना सकूं। ठीक है, ये स्क्रीन लगा दी गई है, एक स्क्रीन लगा दी गई है। ये क्या है? स्क्रीन है। ये क्या है? एक स्क्रीन है। अब ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे हमने क्या किया है, कि जिंक सल्फाइड, यार मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, हाँ, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हमने क्या किया है, एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी है। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी है। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है? एक फ्लोरोसेंट मेटल एलिमेंट होता है, फ्लोरोसेंट होता है नेचर में। फ्लोरोसेंट क्या होता है? जब उस पर कोई पार्टिकल टकराता है ना, तो वो शाइन करता है, चमकता है। जब कोई पार्टिकल टकराता है तो वो क्या करता है? चमकता है। अल्फा पार्टिकल पड़ेगा तो चमकेगा, बीटा पार्टिकल पड़ेगा चमकेगा, इलेक्ट्रॉन पड़ेगा चमकेगा, बराबर है। यही जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट लेयर हमारी टीवी की स्क्रीन पे भी होती है, कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम आती है तो फिर तुम्हें वो नागिन वागिन सब दिखता है। ठीक है, तो ये हमारे डोरेमोन, तुम्हें डोरेमोन दिखता है। ठीक है, तो भैया ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, हाँ भैया बस करो, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है हमारे पास, ठीक है, ये बंदे ने रदरफोर्ड ने अपना सेटअप बनाया। रदरफोर्ड ने क्या बनाया? अपना सेटअप बनाया। ठीक है ना, कॉलीमेटर हो गया, थिकनेस हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है सब। अब यहां से निकले अल्फा पार्टिकल, यहां से निकले, और ये किसका है? गोल्ड की फॉइल है ना, गोल्ड की फॉइल है। ठीक है, यहां से निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। अब वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन हो रही है। अब यहां पे एक डिटेक्टर भी लगा रखा है भाई। डिटेक्टर क्या है? जो देखेगा भाई, है ना, लेंस शेप का जो देखेगा, ये क्या है? डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप है। जो ये देखेगा, डिटेक्टर, जो ये देखने में भी मदद करेगा कि लाइट कहां टकरा रही है, लाइट क्या है, कहां टकरा रही है, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो कहां टकरा रहा है। ठीक है, अब ये पाया, अब देखो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब वो देखने जा रहा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब क्या है? यहां से निकल रही है अल्फा पार्टिकल, क्या निकल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। अब ये देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल थे, जो अल्फा पार्टिकल थे, अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? बिल्कुल सीधे जा रहे थे। अब यार ये सीधा ना जाएगा नहीं साला, समस्या यही है।
ठीक है, ये तो अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल थे वो कैसे जा रहे थे, सीधे, बिल्कुल सीधे निकल जा रहे थे, बिल्कुल सीधे निकल जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, गोल्ड के एटम्स थे यहाँ पे, वो बिल्कुल सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल। 99.9% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। हाँ है ना, बहुत बिल्कुल एकदम सीधे निकल गए। अब थोड़ी हैरानी हुई देख के, है ना, 99.9% अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है ना, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ भाई, 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा पे एंगल, मतलब 0.14% अल्फा पार्टिकल जो क्या हुआ, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे बेंड हुए। यानी ऐसे देखो, सीधा बेटा 1 डिग्री एंगल बहुत कम होता है, मतलब तुम ये समझो ना कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, बिल्कुल सीधे, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए, जैसे गए वैसे ही चले गए। अल्फा पार्टिकल ये क्या निकल रहे हैं यहां से, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल में बेंड हुए। है ना, तो ये क्या था, ये एक एंगल पे बेंड हुए, यहां पे ये एक एंगल पे बेंड हुए। ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, 0.14% अल्फा पार्टिकल जो थे, 0.14, मोर देन 1 डिग्री एंगल था, मोर देन 1 डिग्री एंगल पे बेंड हुए। यानी 99.9% अल्फा पार्टिकल कहां थे, सीधे निकल गए। 0.14% अल्फा पार्टिकल क्या थे, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे मुड़े। ये तो बहुत कम है, अभी तो बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम, मतलब ऐसे समझ लो तुम कि बहुत कम। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ये हुआ। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन और देखी, क्योंकि बैंड तो वो चाहे इधर हो इधर हो, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर का एंगल हो चाहे इधर का एंगल हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये देखा गया, अब ये देखा गया, अब ये देखा गया, ध्यान से देखो, अब ये देखा गया कि भाई 8000 जब अल्फा पार्टिकल लगभग लगभग भेज रहे हैं ना, तो हर 8000 में से कोई एक आधा अल्फा पार्टिकल है जो 90 डिग्री से ज्यादा पे एंगल पे बेंड हो जा रहा है। देखो 90 होता तो सीधा होता, ये 90 से ज्यादा एंगल है, ये क्या है, 90 से ज्यादा एंगल है, ये थीटा। तो ये तीसरी बात में यहां पे क्या लिखना चाह रहा हूं, तीसरी बात में यहां पे बोलना चाह रहा हूं, ये क्या है, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल in 8000 goes with more than 90 डिग्री एंगल। एक अल्फा पार्टिकल हर 8000 में से, अरे बहुत कम होता है यार, 8000 जा रहे हैं तब जाके एक 90 डिग्री से ज्यादा पे बेंड हो रहा है। और बताए क्या, चौथी ऑब्जर्वेशन ये देखी गई, चौथी ऑब्जर्वेशन ये देखी गई। अब भाई पता है, ये जो मैं स्क्रीन बना रहा हूं ना, ये स्क्रीन पूरे पे थी, पूरे पे ऐसे करके बंद होती है, पूरी ऐसे करके बंद होती है, पूरी ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक डिवाइस लगाया जाएगा जो काउंट करेगा कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक डिवाइस लगाया जाएगा जो कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। अब ये क्या है ना, पूरी ऐसे करके क्लोज होती है, वो तो हमने बनाई नहीं है, लेकिन बेटा असल में क्या होता है, पूरी क्लोज होती है ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान से, अब वो यार, अब वो ना, वो बिल्कुल एकदम हैरान थे कि अगर हम यहां से 1 लाख अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, तो हमें डिटेक्टर से पता लग रहा है कि 1 लाख भेज रहे तो 99,999 अल्फा पार्टिकल का ही हमें डाटा आ रहा है, एक अल्फा पार्टिकल आ नहीं रहा है यार, एक दो नहीं, ऐसे नहीं आ रहे। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि एक आधा अल्फा पार्टिकल भी है, हर 20,000 रेज में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल आ रहा है जो वापस 180 डिग्री पे बेंट हो जा रहा है।
ये क्या है, ये क्या है, 1 in 20,000, 1 in 20,000 रिफ्लेक्ट बैक, बाउंसेस बैक विद 180 डिग्री एंगल। एक अल्फा पार्टिकल कितने में, 20,000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 180 डिग्री पे वापस क्या हो जाता, बेंड हो जाता, 180 डिग्री पे वापस क्या हो जाता, बेंड हो जाता, 180 डिग्री पे बेंड हो जाता, वापस मुड़ जा रहा था। क्या तुम्हें ये डाटा बात समझ में आई, क्या तुम्हें डाटा समझ में आया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने ये चीजें ऑब्जर्व करी, रदरफोर्ड ने ये चीजें क्या करी, ऑब्जर्व करी। अभी उसने कंक्लूजन नहीं दिया, अभी उसने कंक्लूजन नहीं दिया। तो रदरफोर्ड ने देखा कि ये क्या है, एक लेड का ब्लॉक है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, अल्फा पार्टिकल। अब वो जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, यहां पे उन्होंने क्या रखा है, कॉलीमेटर रखा हुआ है। कॉलीमेटर क्या है, कॉलीमेटर है लेड की एक शीट है, लेड की एक शीट है कि जो एक्स्ट्रा लेड के अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उनको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। उसके बाद वो सीधे जा रहे हैं, यहां पे क्या है, गोल्ड की एक फॉइल रखा रखी है, गोल्ड की क्या लगा रखी है, एक फॉइल लगा रखी है। इसमें इतनी पतली, इसकी थिकनेस इतनी पतली कि सिंगल सिंगल एटम दिख रहा है हमें, बराबर है। हालांकि बहुत थिन शीट है, बहुत थिन शीट है। गोल्ड ही क्यों लिया, इसका कारण मैं अभी आगे बताऊंगा, है ना। गोल्ड इसलिए लिया गया है, पहले मैं बता देता हूं। गोल्ड इसलिए लिया गया है, ना तो ये एब्जॉर्ब करता है अल्फा पार्टिकल को, जैसे लेड है, लेड क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, खा जाएगा उनको, खा जाएगा। ये नहीं खाता, पास कर देगा। दूसरी चीज, लेड का न्यूक्लियस जो है ना, लेड जो है मीडियम साइज एलिमेंट है, जैसे ना तो बहुत हल्का है। लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है 79। लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है, लेड कह रहा हूं सॉरी, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। तो इसका एटॉमिक नंबर 79 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं। तो मतलब ना बहुत हैवी है ना बहुत लाइट है, ना बहुत हैवी है ना बहुत लाइट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वैसे गोल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, उनने ये चीजें ऑब्जर्व करी, चार चीजें, कि भाई लगभग लगभग 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या है भाई साहब, बिल्कुल एकदम सीधा निकल जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा निकल जा रहे हैं। 20,000 भेज रहे हो तो 20,000 में से मान लो 19,980 पार्टिकल, 90 पार्टिकल सीधे निकल गए, तो 99.9% ही हुआ ये। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 0.14% ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 1 डिग्री से ज्यादा पे एंगल में बेंड हो रहे थे, 1 डिग्री से ज्यादा पे, 1 डिग्री से ज्यादा पे। भाई 1 डिग्री कितना कम होता है, मेरा हाथ सीधा रखा हुआ है, ये मैंने 1 डिग्री एंगल उठा दिया, तुझे दिखा भी नहीं, मेरा हाथ सीधा रखा हुआ है, ये मैंने 1 डिग्री एंगल उठा दिया, तुझे दिखा भी नहीं। तो 1 डिग्री इतना कम होता है ना, तो 1 डिग्री से ज्यादा पे। अब हर 8,000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो क्या हो रहा था बेटा, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो क्या हो रहा था, 90 डिग्री से ज्यादा में बेंड हो रहा था। और हर 20,000 में ऐसे अल्फा पार्टिकल एक था जो 180 पे वापस बाउंस बैक हो जा रहा था। क्या तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट और क्या ये ऑब्जर्वेशन समझ में आई, तो क्या तुम्हें ये 4 ऑब्जर्वेशन समझ में आई, उसकी ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी, क्लियर है। अब वो कंक्लूजन देने जा रहा है, क्या देने जा रहा है, कंक्लूजन। अच्छा, यही था जो मैं बता रहा था, एंगल, है ना। अभी मैं थॉमसन में एंगल नहीं बता रहा था कि थॉमसन ने एंगल, स्कैटरिंग एंगल्स नहीं बता पाया था, तो रदरफोर्ड डाटा लेके गया उसके पास, थॉमसन के पास, कि थॉमसन चाचा भैया बताओ कि भैया ये एंगल बेंड हो रहा है, तुम तो कह रहे थे फैला हुआ है, न्यूक्लियस फैला हुआ है, ये तो बेंडिंग हो रही है। उसका भी सही होता, पर मैं समझाऊंगा थॉमसन गलत क्यों था, अभी समझाऊंगा मैं, बराबर है ना। लेकिन वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन, ठीक है। तो ये हमारे पास था मॉडल। अब मैं यहाँ पे क्या देने जा रहा हूँ, कंक्लूजन। क्या देने जा रहा हूँ, कंक्लूजन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं आपको कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन थी। अब इस ऑब्जर्वेशन के साथ कंक्लूजन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ देखो, यहां से ग्राफ हमें ये दिखता है, इसका ग्राफ हमें ये दिखता है, इसका ग्राफ हमें ये दिखता है कि अगर एक तरफ मैं ये लिख दूं, एक तरफ मैं ये लिख दूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक तरफ क्या है, एंगल, तो आपको क्या लगता है इसका ग्राफ कैसा जाएगा? कॉपी के पीछे बनने पे जाओ, सोच के बताओ। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो यहां से एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो यहां से एमिट हो रहे हैं, और जो एंगल पे वो स्कैटर हो रहे हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए था? एंगल ऑफ स्कैटरिंग,
इसका ग्राफ कैसा जाना चाहिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का और स्कैटरिंग का, थोड़ा सोच के बताओ कैसे जाएगा इसका ग्राफ, दिमाग लगाओ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा, थोड़ा सोच के थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचते हैं। जब अल्फा पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा एंगल पे बेंड हो रहे हैं। हाँ, 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल है, 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल है जो 180 पे बेंड हो रहा है, यानी एंगल जब ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल कम है, और अधिकांश अल्फा पार्टिकल तो बहुत कम एंगल पे बेंड हो रहे हैं, यानी ऐसा जाएगा इसका ग्राफ, ऐसा ऐसा, कि जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम है, लेकिन जब एंगल अल्फा पार्टिकल बहुत कम है, देखो इधर, लेकिन एंगल क्या है, बहुत ज्यादा है, एंगल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसका ग्राफ ऐसा जाता है। समझ में आ रही है बात? अरे पल्ले पड़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जाता है इसका, बराबर है, यस। अब मैं इसमें आपसे बात करने वाला हूं कि जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वो ये था। अब इसमें कंक्लूजन क्या क्या दिया गया, कंक्लूजन ये दिया गया, ध्यान से मेरी बात को सुनना। रदरफोर्ड ने ये बोला, रदरफोर्ड ने ये बोला कि भैया ऐसा है ना कि कुछ है, मैंने कहा कुछ तो है भाई, कुछ तो है, देखो बोलना तो पड़ेगा, कुछ तो है। देखो कह रहा नवीन भाई एक बात बताओ, जो थॉमसन बोल के गए थे कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है, किसकी तरह, वाटरमेलन की तरह। वाटरमेलन क्या होता है, कि भैया तरबूज की तरह है, लाल वाला प्रोटॉन है और वो वाला इलेक्ट्रॉन है। कह रहे अगर ऐसा होता, ऐसा होता तो तुम तो ये कह रहे हो कि अगर जो एटम है, अगर थॉमसन के मुताबिक एटम ऐसा है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा है, पूरा नेगेटिव चार्ज भी बिखरा पड़ा है, अगर ऐसा एटम होता तो फिर तो सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता। मैंने कहा हाँ बात तो तेरी बिल्कुल सही है, सुनना बात को। कह रहा है यार तू समझो बात को कि अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल है वो निकल जा रहे हैं, अधिकांश अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं। मैंने कहा समझाओ, थोड़ा समझाओ और समझाओ। कह रहा है ये समझो कि ये गोल्ड की शीट है, ये गोल्ड की शीट है, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा निकल जा रहे हैं, 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहे हैं। वो सीधा तभी निकल पा रहे हैं क्योंकि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है, एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है, एटम का अधिकांश हिस्सा क्या है, खाली है। मैंने कहा और एक्सप्लेन करो। कह रहे देखो भाई ऐसा है बबुआ, ध्यान सुनना, यहां तक का तो कोई काम है नहीं, वैसे काम तो यहीं तक का ही है, इसको मिटा देते हैं भाई। देखो कह रहा है, मैं बात कर रहा हूं कंक्लूजन की, मैं बात कर रहा हूं पहलवान कंक्लूजन की, ध्यान से सुनियो। देख पहली कंक्लूजन ये है, पहला कंक्लूजन ये है, पहला कंक्लूजन ये है कि जो एटम है ना, कंक्लूजन क्या, इधर देखो, ये मान लो कह रहा है कुछ ऐसा है एटम का स्ट्रक्चर, एटम ये है, ये एटम है, एटम का साइज हमको पता था 10 की पावर, ये थॉमसन ने बता दिया था 10 की पावर -10 मीटर है, 10 की पावर -10 मीटर, अरे बहुत छोटा है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अब रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहे हैं, ये सीधा इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है, और जो ये अल्फा पार्टिकल हैं ये इस खाली हिस्से से निकल जा रहे हैं। मैंने कहा यार तेरी बात में कुछ लॉजिक तो लग रहा है, तेरी बातों में कुछ लॉजिक तो दिख रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अल्फा पार्टिकल हैं, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ये सीधा निकल जा रहा है क्योंकि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है। तो मैंने कहा ठीक है ना, पहला कंक्लूजन इन्होंने यही दिया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। देखो पहला पॉइंट क्या था, 99.9 अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहे हैं क्योंकि इनने क्या बोला, अधिकांश जो हिस्सा एटम का है वो क्या है, खाली है, इसी वजह से वो सीधा निकल जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, ठीक है। अब मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम तो ऐसे कह रहे हो खाली है, ठीक है, तो ये जो एंगल पे बेंड हो रहे, ये कोई इतने एंगल पे, कोई इतने एंगल पे, कह रहा हाँ ये अच्छा सवाल है, ठीक है। तो पता क्या कह रहा, कह रहा कुछ बीच में है। मैंने कहा क्या है भाई बीच में? कह रहा भाई बीच में ना कुछ हैवी सी चीज है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जैसे कि? कह रहा जो एटम है ना, उस एटम के सेंटर में कोई चीज है। मैंने कहा क्या है उस एटम के सेंटर में? कह रहा मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन ना मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं,
उस एटम के सेंटर में पूरे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है। उस एटम के सेंटर में सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, और बताओ और बताओ। मैंने कहा क्या क्या है उसमें, क्या है? कह रहा उसके अंदर ना पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। कह रहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा नवीन भाई उस जो एटम का सेंटर है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा कैसे पता तेरे को, कैसे पता? कह रहा अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है भाई, तुम पहले पढ़ के आया परसों की क्लास में, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, He2+ होता है। कह रहा अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये सेंटर में मौजूद है ना, ये जो सेंटर में मौजूद है, ये जो सेंटर में मौजूद है, इसके अंदर प्रोटॉन है। इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा है क्या? कह रहा इसका नाम रखते हैं न्यूक्लियस। तो पहली बार जिसने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वो रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड। तो उनने बोला इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब भाई पहलवान बात ऐसी है कि क्या कहते हैं उसे, अरे उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने कहा क्या है न्यूक्लियस में? कह रहा सारा पॉजिटिव चार्ज है। यानी पॉजिटिव चार्ज तो किस पे होता है? प्रोटॉन पे। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। और ये सारा प्रोटॉन कंसंट्रेटेड हो रखा है। क्या हो रखा है? कंसंट्रेटेड, एक ही सेंटर पे। मैंने कहा भाई इसका साइज ही बता दे। भाई अगले ने साइज बता दिया था न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर। अरे भाई एटम का साइज है 10⁻10 मीटर, और ये -15। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है। ना 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 ना। फुटबॉल का ग्राउंड देखा है? फुटबॉल का ग्राउंड देखा है? फुटबॉल का ग्राउंड मान लो एटम है। फुटबॉल का ग्राउंड मान लो एटम है, और उसके बीच में फुटबॉल को रख दो। उसके बीच में फुटबॉल को रख दो, वो न्यूक्लियस है। भैया ये तो बहुत छोटा है। हाँ हाँ बहुत छोटा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? फुटबॉल का ग्राउंड अगर एटम है, तो उसके बीच में जो बॉल रख दी ना तुमने फुटबॉल की, वो न्यूक्लियस है। इतना छोटा होता है। अगर ये कमरा एक एटम होता ना, ये कमरा अगर एक एटम होता, तो मैं तो अपनी कॉपी फाड़ने का मन तो कर नहीं रहा, लेकिन ये पन्ना फाड़ लेता हूँ थोड़ा सा। ये कमरा अगर एक एटम होता, तो ये कागज दिख रहा है, ये कागज गिर गया, ये कागज गिर गया यार, ये कागज, ये न्यूक्लियस है। इतना छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं कहना चाह रहा हूं, उनने बोला अब जो भी अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास से होके गुजर रहा है, अब ये उसको रिपेल कर रहा है। और भले रिपेल करे भी क्यों ना, क्योंकि सेम चार्ज है। क्या है? सेम चार्ज। तो ये उसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ऐसे रिपेल कर रहा है। अब जो ज्यादा पास से होके गुजर रहा है, उसको ज्यादा एंगल पर रिपेल कर दे रहा है। और मैंने कहा भाई ये जो 180 कह रहा, भाई जो ये 180 पे जा रहा है ना सीधा, 180 डिग्री का एंगल बना के, ये जो पहलवान 180 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है, ये जो 180 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है, ये बिल्कुल हेड टू हेड आया होगा। ऐसे आया होगा और ऐसे ही चला जाएगा। हाँ है ना? बिल्कुल ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है, प्रोटॉन सारा बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आया होगा हेड टू हेड और चला गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो भाई साहब ये कंक्लूजन दिया उन्होंने। सेकंड, एक तो पहला, दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि जो एम्प्टी स्पेस है, हाँ है ना, और दूसरा उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या बोला उन्होंने? क्या है? सारा पॉजिटिव चार्ज है। सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज बोले तो क्या है? प्रोटॉन है। बराबर है? कोई डाउट? यस, नहीं, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट ठीक है, बस ये। तो ये कंक्लूजन दिया उन्होंने भाई साहब कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब बात रही इलेक्ट्रॉन्स की कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है। अब यार ये अच्छा सवाल था। हमने कहा भैया बता दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। क्या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है ये भी बता दो हमें। तो भाई रदरफोर्ड जो थे ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने की सोची उन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें पता है? मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें बताया। तो मैंने कहा बताओ भैया। कहते तुमने वो देखा है? मैंने कहा क्या? कहते तुमने पता है वो घूमता है, कौन घूमता है? मैंने कहा अब पहले एक मिनट है, पहले मैं इसको रिलेट करा दूं, पहले इलेक्ट्रॉन, पहले इसको रिलेट करा। तो मैं थॉमसन से, देखो आ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पे आ रहा हूं।
अब अगर थॉमसन के मुताबिक क्या था कि एटम के अंदर पूरा मास फैला हुआ है, प्रोटॉन फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, तो उसके मुताबिक तो क्या होना चाहिए था, जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधा पार नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन क्या था, एम्प्टी स्पेस की वजह से वो सीधा निकल जा रहे थे। यही चीज थी जो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे करता भाई, उसने तो बहुत बेसिक सा मॉडल दे दिया था। अब अगली बात मैं कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ध्यान सुनना। अब इनने बोला तुमने प्लेनेटरी मोशन देखा है? मैंने कहा प्लेनेटरी मोशन मतलब? कह रहे तुम्हें पता है अल्फा, तुम्हें पता है वो सूरज बीच में है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है? मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है, सूरज बीच में, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। मैंने कहा इसी को प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं। हाँ। कह रहा सेम सेम है इलेक्ट्रॉन का। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, वो भी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। यही उसका आगे चल के ड्रॉबैक भी बनेगा, यही इसका रदरफोर्ड का आगे चल के कल की क्लास में ड्रॉबैक भी बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनने क्या बोला, जैसे प्लेनेटरी मोशन है, जैसे क्या है, प्लेनेटरी मोशन है कि प्लेनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है, प्लेनेट जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। किसके चारों तरफ? सूरज, प्लेनेट, सारे प्लेनेट्स क्या है, सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से क्या है, जो अपना क्या है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मैंने कहा चक्कर काटने के लिए कोई फोर्स भी तो होना चाहिए, तो उसी फोर्स के बारे में मैं कल बात करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स के बारे में मैं कल बात करूंगा बहरहाल, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला तीसरा पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व्स अराउंड, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियस, बराबर है। और किसमें रिवॉल्व करता है, इसने नाम दिया शेल, रिवॉल्व इन शेल। शेल एक जैसे जैसे पृथ्वी, अपनी पृथ्वी एक शेल में, एक ऑर्बिट में चक्कर काटती है ना, उसी प्रकार से इसने क्या बोला, एक शेल में चक्कर काटता है। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये था रदरफोर्ड का मॉडल, ये था उसका कंक्लूजन। सबसे पहले मैंने आपको उसका एक्सपेरिमेंट बताया, उसकी ऑब्जर्वेशंस बताई, चारों ऑब्जर्वेशन बताई, उसका मैंने आपको कंक्लूजन भी दे दिया, बराबर है? हाँ है ना? अब रदरफोर्ड ने हमें दो तीन चीजें और बताई थी। दो तीन चीजें क्या थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इंपैक्ट पैरामीटर, और तीसरा हमारे पास क्या है, एनर्जी। एनर्जी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसके पास एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने पास आके वापस जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। तुम उसके पास गए, है ना, और कितने पास तुम उसके चले गए थे, उसने चल साले, फिर तुम वापस चले गए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको अप्रोच करने का तुम कितने क्लोज चले गए थे, चल साले वापस चले गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच निकालेंगे कि गया 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 गया, कितने पास तक गया, उसके बाद उसको भगा दिया गया, बराबर है, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। इंपैक्ट पैरामीटर कल देखेंगे क्या होता है, कि किस एंगल पे, कौन किस एंगल पे कब जाएगा, कितने डिस्टेंस से, कितनी दूरी डिस्टेंस है, कितने एंगल पे जाएगा, कल देखेंगे। और तीसरा हमारा कल का टॉपिक रहेगा एनर्जी, और चौथा हमारा रहेगा इसके ड्रॉबैक्स। क्लियर है? ये था रदरफोर्ड का मॉडल, वीडियो वगैरह सब ठीक है? यस, ये था हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल, बराबर है। मैं अभी आपको ड्रॉबैक भी बता दूं, पर ड्रॉबैक में थोड़ा घिस पे जाएगी, पहली क्लास है, इतना भी झेल लोगे, गनीमत है। क्या करना है आपने, पहले ये जो मैंने आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझाया है, इसको पहले अपनी भाषा में लिखो, रफ कॉपी में अपनी भाषा में, एक्सपेरिमेंटल का सेटअप बनाओ, वो ऑब्जर्वेशंस लिखो, और क्या लिखो, कंक्लूजन लिखो, बराबर है ना। फिर जो मैं भेजूंगा नोट्स, उसको अपने नोट्स वाली कॉपी में नोट कर लेना। क्लियर है? इससे क्या होगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगी। और देखो ऐसा है ना, जो ये मॉडर्न फिजिक्स अभी आपका डुअल नेचर हुआ, आपको पता है कितना आसान चैप्टर है आपका, क्या हुआ है आपका अभी, ये जो अब 3-4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर को ऐसे करना कि भाई दोबारा देखना ना पड़े। क्लियर है? और मैंने आपको बता दिया था, सैंपल पेपर आपने ले लिया होगा। आंसर लिखने की मैं तकनीक बता देता हूँ भैया, आंसर कैसे लिखना होता है। मैं पर्सनली ये वाला तरीका प्रेफर करता था, मैंने बचपन से ही ना, अब क्या है, ये तरीका देख लिया था, मेरे को अच्छा लगता है, मैं ऐसे लिखता था अपना आंसर। जैसे मान लो शीट हमें लंबी वाली मिलती है, देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले अगर मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बॉक्स बना देता है, और ये मैं करता था ब्लैक पेन से। किससे करता था? ब्लैक पेन से। क्वेश्चन नंबर 1 और एक बॉक्स बना दिया, कर दिया ये। उसके बाद अगली लाइन से नीचे मैं ब्लू पेन से लिखता था आंसर नंबर 1, और इसमें ज्यादा समय बर्बाद होता नहीं है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद होता नहीं है, और फिर मैं अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देता था, बराबर है। जैसे किसी ने बोल दिया हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो मैंने लिख दिया रदरफोर्ड, सवाल ने मान लिया रदरफोर्ड डिस्कवर्स न्यूक्लियस। अब देखो इसमें ना काम की चीज सिर्फ एक है, रदरफोर्ड, ये बाकी तो मैंने ऐसी बकैती लिखी है। तो रदरफोर्ड के नीचे ना अपन लोग अंडरलाइन कर देते थे कि भाई टीचर ऐसा है, सवाल था कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो मैंने लिख दिया रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ये
जो काम की बात थी उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, अपना काम की बात देख आगे चल। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको सैंपल पेपर करना है। पहला सैंपल पेपर आपको फिजिक्स का भी सॉल्व करना है 2023 का, 2023 का नहीं 2024 का करोगे ना तुम, तो 2024 का करो। 2024 का सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सेट वन सॉल्व करना है तुम्हें, बराबर है? हाँ या ना? और संडे आपका फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का टेस्ट है। क्लियर है बेटा? ओके बाय। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 26 जनवरी तक कम से कम हम वो सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर लें, बराबर है? और अपना क्या करो, जब आप सैंपल पेपर लगा रहे हो बेटा, बहुत जरूरी है अपने को एनालाइज करना, बहुत जरूरी है कि तुमने कहाँ गलती करी है, किस चीज में गलती करी है, कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, उसको दोबारा देखो, रिवीजन करो, बराबर है? यूट्यूब पे एक्स्ट्रा वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि उसका वन शॉट देख लूंगा, इसका वन शॉट देख लूंगा, हरामजादे पढ़ ले खुद, पढ़ ले खुद पढ़ ले, खुद लिख के एक बार रिवाइज कर ले, बराबर है? 8 घंटे 7 घंटे किसी का वन शॉट देखा, क्या फायदा भाई, क्या फायदा भाई? हमने भाई ना बात तो समझना यार। अब हमारे 11 12 लेक्चर जा रहे हैं किसी एक चैप्टर में, मान ले 12 जा रहे हैं, 40 मिनट के 12 14 लेक्चर जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में 16 लेक्चर गए, ऑन एन एवरेज 1 घंटा, 45-50 मिनट भी माने ऑन एन एवरेज। 16 घंटे का वेव ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स 16 घंटे की रे ऑप्टिक्स। तू कहीं वन शॉट में सोच रहा है, वन शॉट में तू कवर कर लेगा कितने में? 3 घंटे में, 4 घंटे में, और हो जाएगा? कैसी बात कर रहा है यार? बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सेल्फ पढ़, खुद रिवाइज कर, बराबर है? ओके बाय, टेक केयर बेटा। ओके।